हमने जो है ना वो सेपरेशन टेक्निक्स का चैप्टर है ये, और इसमें हमने पहली सेपरेशन टेक्निक जो डिस्कस की है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, उसको हमने जो है ना वो डिस्कस किया है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को। तो नेक्स्ट हमने जो है ना वो डिस्कस करनी है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स इसको हम कहते हैं, सही है। तो वैसे आपने इसको थोड़ा सा, आपका मतलब जाहिर इसके साथ तारुफ है, आपने पहले इसको एफएससी में भी पढ़ा हुआ है क्रोमेटोग्राफी को। तो क्रोमेटोग्राफी होती क्या है असल में, ये एक बच्चे आते रहते हैं तो अच्छा जी। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली जाहिर है एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक क्या होती है, जिसमें हमने एक मिक्सर के कंपोनेंट को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। जाहिर है मिक्सर एक ऐसी चीज है जिसके कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। तो वन ऑफ दीज मेथड इज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सेपरेशन करने का जो तरीका है या जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जो मिक्सर के कंपोनेंट है वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर डिफरेंशियल माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि ट्रैवल करते हैं, मिक्सर के कंपोनेंट कुछ ज्यादा ट्रैवल करते हैं, कुछ कम ट्रैवल करते हैं। इस ट्रैवलिंग के डिस्टेंस की बुनियाद पे उनमें सेपरेशन हो जाती है, सही है ना। और मतलब यहाँ पे हमने ये इसका एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर रखा है। तो हमारे पास बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होती हैं, एक स्टेशनरी फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती है। नाम से पता चल रहा है स्टेशनरी फेज वो है जो मूव नहीं करती, मोबाइल फेज वो है जो मूव करती है। मिसाल के तौर पर ये आपको नीचे डायग्राम नजर आ रही है, यहाँ पे एक कॉलम है, उसके अंदर मैंने एक स्टेशनरी फेज को फिल किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने सैंपल लगा दिया और फिर ऊपर से सॉल्वेंट को फ्लो करवाया। सॉल्वेंट जब इसमें से गुजरते हुए नीचे जाएगा तो ये सारे कंपोनेंट्स को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना वो सॉल्वेंट के साथ जाने पे तैयार होंगे, कुछ कहेंगे कि नहीं हमने नहीं जाना, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चा जो है ना वो स्कूल ना जा रहा हो तो आप उसको घसीट के स्कूल लेके जाएं तो वो उसकी जाने की स्पीड थोड़ी कम हो रहेगी। एक बच्चा जो अपनी खुशी से जा रहा है तो वो खुद ब खुद जा ही जाएगा, सही है ना। तो इस तरह से दोनों की स्पीड में फर्क आने से जो ना वो फासला बढ़ जाएगा, दोनों में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, दोनों में सेपरेशन हो जाएगी। तो सॉल्वेंट जो तो सॉल्वेंट के साथ हंसी खुशी जाना चाह रहा है वो तो जाता रहेगा, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो है ना वो बड़ा जोर लगा रहा है सॉल्वेंट, तो वो थोड़ा उनकी स्पीड कम है तो वो बाद में आ रहे हैं, और जिसकी स्पीड सबसे कम होगी वो सबसे एंड पे बाहर निकलेगा। तो इनकी तीनों की स्पीड का डिफरेंस है जिसकी वजह से इन्होंने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और ये डिफरेंस क्यों था, अफिनिटी की बुनियाद पे, कि उनकी सॉल्वेंट के साथ कोई ज्यादा अफिनिटी नहीं थी। जिसकी सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन थी वो सॉल्वेंट के साथ आ गया, जिसकी सॉल्वेंट के साथ नहीं थी जाहिर है उसकी स्टेशनरी फेज के साथ थी तो वो उसने ज्यादा ट्रेवल करना मुनासिब नहीं समझा। इसके हम प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे कि क्या फिनोमिना पीछे इन्वॉल्व होता है। इसी की तरह जैसे आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने एक लाइन लगाई थी, उस लाइन पे एक स्पॉट लगाया था, ठीक है, या एक या दो तीन चार स्पॉट लगाए थे। तो उन स्पॉट्स में से क्या हुआ कि फिर हर स्पॉट जो वो डिफरेंट कलर्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो बहरहाल ये इस तरह की टेक्निक है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। एक और तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें हम सल्यूट्स की रेजोल्यूशन करते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। हमने उनको क्या करना, अलग अलग करना है, ठीक है। और इसमें जो सेपरेशन होती है वो डिफरेंशियल माइग्रेशन से होती है। और डिफरेंशियल माइग्रेशन किसके ऊपर होती है, किसी पोरस मीडियम पे होती है। पोरस मीडियम से मुराद जाहिर है पेपर हो सकता है, जैसा कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की थी तो वो एक पोरस मीडियम है। उसके ऊपर सल्यूट ने ट्रैवल करना होता है, लेकिन सारे सल्यूट के कंपोनेंट्स की ट्रैवल करने की स्पीड एक जैसी नहीं होती, जिसकी वजह से कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है और वो सेपरेट हो जाते हैं। हालांकि रेस उन्होंने इकट्ठे ही स्टार्ट की थी, मतलब जो जहां से हमने क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करते हैं वो मसलन हमने ये लाइन लगाई हुई है, तो इस लाइन के ऊपर हमने एक स्पॉट लगाया था, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक इंक का स्पॉट लगाया था। तो रेस या सारे कंपोनेंट्स जो है ना वो उन्होंने ट्रैवल इकट्ठे करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस ब्लैक इंक के अंदर जो फॉर एग्जांपल सबज था उसने कम फासला ट्रैवल किया है, और जो फॉर एग्जांपल ये है ब्लू है, या क्या इसको कलर को कहेंगे, जो भी है ब्लू है, इसने ज्यादा ट्रैवल किया है। तो दोनों की ट्रैवल करने की स्पीड डिफरेंट है, जबकि सॉल्वेंट यहाँ तक आ गया है ठीक है। सॉल्वेंट ने जो है वो टोटल जो ट्रेवलिंग की है, ये अगर हम सॉल्वेंट को शो कर दें तो सॉल्वेंट यहाँ तक आया है। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लू वाला था इसने सॉल्वेंट के साथ ज्यादा इसकी अफिनिटी थी, इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ग्रीन वाले ने कम किया। तो बहरहाल ये डिफरेंशियल माइग्रेशन है, डिफरेंट माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब ट्रैवलिंग,
लेकिन डिफरेंशियल माइग्रेशन कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, और किस पे कर रहा है? पोरस मीडियम पे। पोरस मीडियम यहाँ पे पेपर है, ठीक है। अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल लेंगे तो वहां पे पोरस मीडियम हमारे पास एक हमने ग्लास की ट्यूब के अंदर एक पाउडर भरा हुआ है, वो पाउडर जो है वो एक पोरस मीडियम है, ठीक है। और ये माइग्रेशन कौन करवाता है? माइग्रेशन करवाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कोशिश करता है इनको अपने साथ लेके जाने की, लेकिन ये जो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं जाना, मेरी तुम्हारे साथ कोई ज्यादा नहीं बनती, ये सॉल्वेंट के साथ इजीली ट्रैवल करता रहता है, और जिस वजह से ये ज्यादा फासला जो है वो क्या करता है? कवर करता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन बना सकते हैं, ये कोई मतलब आपकी वो नहीं है, जाहिर है मैट्रिक की एफएससी नहीं है कि आपने किताब वाली या कोई भी, तो जहां से आपको कोई अच्छी डेफिनेशन मिले जिस बुक से आपने पढ़ना है, इसका इस टॉपिक को ना आप हक नवाज की बुक से देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आपने गुलाम रसूल चौधरी की बुक देखी थी, पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ क्रोमेटोग्राफी और बड़ा ब्रीफ सा है, ठीक है। तो ये बहरहाल एक डेफिनेशन होगी क्रोमेटोग्राफी की, सही है। और क्रोमेटोग्राफी का जो इन्वेंशन है या जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक रशियन या इटालियन दोनों इसकी नेशनैलिटीज थी, या शायद जिंदगी का कुछ अरसा इसने रशिया में गुजारा, कुछ इटली में, बहरहाल। तो उसका नाम है मिखाइल स्वी, ठीक है। अच्छा, इसके प्रोनाउंसिएशन के बड़े इश्यूज हैं, ठीक है। और इसके स्पेलिंग के भी अमूमन हमारी बुक्स जो होती है ना कॉमन, उस पे इनके इसके स्पेलिंग नाम के कुछ और लिखे होते हैं। माइकल की कुछ लिखा होता है, कुछ ने जो ना वो टी लिखा होता है, खैर। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है रशियन में, अगर ये रशियन नाम है तो रशियन में मिखाइल स्वी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, दोनों टी साइलेंट है इसमें, ठीक है। तो ये बोटानिस्ट था, इसने क्या किया, इसने जनाब एक जो ना वो लिया, जो प्लांट्स के अंदर होते हैं ना पिगमेंट्स, क्लोरोफिल या ज़ैंथोफिल, बेसोफिल वगैरह, उसको इसने सेपरेट करना था। तो इसने इसी तरह का एक कॉलम लिया, उस कॉलम के अंदर उसने कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का पत्थर जो है उसका पाउडर लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर इसमें फिल कर दिया, और फिल करने के बाद इसने ऊपर जो है ना वो जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट था, एक्सट्रैक्ट होता है कि उसको पत्ते को जो ना वो उबाल के उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उस एक्सट्रैक्ट को ऊपर यहाँ पे अप्लाई किया, और फिर ऊपर से उसने एक ना सॉल्वेंट फ्लो करवाया ईथर का, पेट्रोलियम ईथर उसको हम कहते हैं, ठीक है। वो ईथर जो है ना वो इसमें इस ट्यूब में से पास होता गया, नीचे की तरफ इधर से निकलता गया, और जब जैसे जैसे ईथर नीचे जाता गया, यहाँ पे डिफरेंट तरह के कलर अपीयर होना शुरू हो गए उन पिगमेंट्स के। पिगमेंट आपको पता है कोई ऐसी चीज होती है जो कि कलर्ड होती है, तो यहाँ से उसने 3 या 4 जितनी तरह के उसके कलर्ड बैंड जो ना वो ऑब्टेन किए। उसके बाद उसने इसको जो ना वो नाइफ की मदद से, चाकू की मदद से या किसी कटर की मदद से इसको काट लिया, और सारे कलर्स को उसने सेपरेट कर लिया। तो मतलब उसका पर्पस भी यही था कि वो प्लांट के पिगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट किस तरह कर सकता है। तो इस तरह से उसने जो ना वो ये टेक्निक जो ना वो डिस्कवर की, जिसको हम आज क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसकी डिटेल्स, इसकी जो ना वो थ्योरी और इसका जो प्रोसीजर वगैरह वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिखाइल स्वी ने जो ना वो इसकी जो ना वो डिस्कवरी की थी, उसको मतलब इसका डिस्कवर माना जाता है। उसके अलावा डी डेवी शायद एक साइंटिस्ट था, उसने भी इस पे कुछ काम किया था, और वो इससे भी पहले था, ठीक है। तो ये जो ना वो एक इंट्रोडक्शन या एक डेफिनेशन है क्रोमेटोग्राफी की। एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम एक मिक्सर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, और वो सेपरेशन किस बुनियाद पे होती है? वो सेपरेशन होती है कि जब वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं किसी पोरस मीडियम के ऊपर। पोरस मीडियम से मुराद कोई पेपर हो सकता है, पोरस मीडियम से मुराद कोई पाउडर से भरा हुआ कॉलम हो सकता है, उसमें से गुजर के जाना है। कुछ ज्यादा फासला ट्रेवल करते हैं, कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और इस बुनियाद पे उनकी क्या हो जाती है? सेपरेशन हो जाती है। और ये जो डिफरेंशियल माइग्रेशन है, ये डिपेंड करती है उनकी अफिनिटी पे ऊपर, कि उनकी अफिनिटी किसके साथ है, मोबाइल फेज के साथ है या उसके साथ स्टेशनरी फेज के साथ है, ठीक है। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद चंद हाँ, एक ये इसकी जो वर्ड है क्रोमेटोग्राफी का वर्ड, ये निकला है जी, 2 वर्ड हैं बेसिकली। ये जो ना ग्रीक वर्ड है, और इसके स्पेलिंग ये नहीं है जो मैंने लिखे हुए हैं, ये ग्रीक में इसके अजीबोगरीब सी कोई वो लफ्ज है, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब क्रोमा बनता है, यानी कलर। और ग्राफीन का वर्ड है जिसका मतलब होता है राइटिंग, कलर राइटिंग। क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह के कलर बैंड्स हमारे पास आ जाते हैं, इस वजह से इसको हमने नाम दिया क्रोमेटोग्राफी की। जैसे कलर राइटिंग होती है डिफरेंट कलर्स की, इसी तरह से इसमें भी डिफरेंट तरह के कलर आते हैं, तो इस तकनीक को भी नाम दे दिया गया क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है ये क्रोमेटोग्राफी का वर्ड, ठीक है। तो ये इसका होगी डेफिनेशन।
अच्छा, अब जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है इसकी बेसिक थ्योरी क्या है कि किस तरह से जो ना वो इसमें सेपरेशन होगी, सही है। सेपरेशन में सबसे पहला इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि ये इसका बेसिक प्रिंसिपल वही है जो हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था कि दो सॉल्वेंट होंगे, एक दोनों सॉल्वेंट में सल्यूट की सॉल्युबिलिटी जिस सॉल्वेंट में ज्यादा होगी वो ज्यादा सल्यूट उसमें चला जाएगा, थोड़ा दूसरे में रह जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको सॉल्वेंट्स की बजाय अगर उसको रिप्लेस कर दें स्टेशनरी फेज से, ठीक है, ये स्टेशनरी फेज है, ठीक है, और अगर हम उसको रिप्लेस कर दें मोबाइल फेज से तो ये वही इक्विलिब्रियम उसी तरह का प्रोसेस, और ये हमारे पास है मोबाइल फेज, ठीक है। तो इसमें भी सल्यूट जो है वो ट्रेवल करता है ऑन द बेस ऑफ अफिनिटी विद स्टेशनरी फेज या मोबाइल फेज, जिसके साथ उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसी के साथ उसी हिसाब से वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बेसिकली किस तरह से है कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल नीचे आपको एक ना एनिमेशन नजर आ रही है, इस एनिमेशन में आप दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऊपर से वो गुजर रहा है, वो बड़ी तेजी से गुजर गया क्योंकि मोबाइल फेज फ्लो कर रही थी। एक जो है ना वो नीचे से घिसड़ घिसड़ के थोड़ा सा उसके साथ जा रहा है। वजह ये है कि ये जो अगर इसको मैं स्टॉप करूं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए किधर गया है। अच्छा, इसमें देखें जरा कि यहाँ पे क्या है कि ये जो ऊपर वाला है, ये वाला, ये जो ऊपर से गुजर रहा है ये वाला, ठीक है, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये मोबाइल फेज के साथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इसके मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन थी, ये मोबाइल फेज में ही रह रहा है। ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे जुड़ा हुआ सरफेस के साथ, ठीक है, ये सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। मोबाइल फेज हालांकि इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कि ये आगे जाए, लेकिन ये आगे नहीं जा रहा। अगर जा भी रहा है तो उसकी स्पीड ऊपर वाले की निस्बत जो है वो कम है, जिसकी बुनियाद पे क्या हो रहा है कि ये पीछे रह जाता है और वो आगे चला जाता है, और दोनों में क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये वो आगे चला गया और ये जो है ये पीछे रह गया, ठीक है। इस तरह से इनमें जो है ना वो क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका बेसिक प्रिंसिपल बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि डिफरेंशियल अफिनिटी होती है कंपोनेंट्स की स्टेशनरी फेज के साथ या मोबाइल फेज के साथ। अच्छा, ये ड्राइंग का शौक क्यों आया हुआ है किसी को, ना करें, ठीक है। यहाँ जो है वो क्या, कहाँ पे था मैं, हाँ। तो पहली बात हमने की कि जो ये डिफरेंशियल माइग्रेशन होती है वो किस वजह से होती है, वो होती है जी इनकी अफिनिटी की वजह से, ठीक है ना, डिफरेंशियल अफिनिटी की वजह से, कि ये जो नीचे वाला है इसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है, और ऊपर वाले की जो अफिनिटी है वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है। जिसकी अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ होती है वो तेजी से सफर करता है, जिसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ होती है वो बड़ा स्लोली मूव करता है, ठीक है। और इसी वजह से इनमें जो ना वो डिस्टेंस आ जाता है, एक पीछे रह जाता है, एक आगे निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है इसके, अगर हम थ्योरी में जाएं तो हमारे पास ना एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। मतलब यूं समझ लें कि ये दोनों जो है ये स्टेशनरी फेज में भी जाते हैं, ये भी स्टेशनरी फेज में जाता है, और फिर वापस जाते हैं मोबाइल फेज में, ठीक है। इनमें अगर मैं कलर कोडिंग कर लूं, ठीक है, कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, हाँ, ये वाला मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज में जाएगा और फिर इससे वापस भी जाएगा, यहाँ पे जाके ये वापस जाएगा, ठीक है। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना, ये भी स्टेशनरी फेज में जाएगा, लेकिन जाते ही ये वहीं पे वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर वो यहाँ पे जाके कहीं पे दोबारा जाएगा और फिर उसी वक्त क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब ये है। और लेकिन जो रेड वाला है ना, ये जैसे ही बाहर आया तो फौरन दोबारा स्टेशनरी फेज में चला गया, और फिर वो कहीं आगे जाके जो ना वो उससे बाहर आ रहा है। मतलब दोनों जो सल्यूट है ना वो कुछ टाइम, हर एक सल्यूट कुछ टाइम स्टेशनरी फेज में स्पेंड करता है और कुछ टाइम वो है वो मोबाइल फेज में स्पेंड करता है, ठीक है। अब जो है जो स्टेशनरी फेज में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, ये वाला जो रेड वाला है ये स्टेशनरी फेज में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेशनरी फेज में रहा है, ठीक है। फिर सिर्फ इतना सा टाइम उसने मोबाइल फेज में गुजारा है, उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वो स्टेशनरी फेज में रहा है। तो इसने ज्यादा टाइम जो है वो स्टेशनरी फेज में गुजारा है। जो ज्यादा टाइम स्टेशनरी फेज में गुजारेगा
वो पीछे रह जाएगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। इसके बरक्स अगर हम ग्रीन वाले को देखें, तो ग्रीन वाले ने यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम जो है वो मोबाइल फेज में गुजारा है, अगला सारा टाइम भी मोबाइल फेज में, ठीक है। सिर्फ एक बड़ा थोड़ा सा टाइम ये वाला और ये वाला उसने स्टेशनरी फेज में गुजारा है। मतलब ये है कि उसका ज्यादातर टाइम गुजर रहा है मोबाइल फेज में, ठीक है। और मोबाइल फेज में ज्यादा टाइम गुजरने की वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसकी एक और एग्जांपल अगर आप इसको यूं समझ लें कि फॉर एग्जांपल आप किसी जो है ना वो पार्क में है, और आपके सामने जो है ना वो एक ऐसे ट्रेन चल रही है, जो झूले झूले वाली ट्रेन होती है, ठीक है। अब उस ट्रेन के डिफरेंट जो है ना वो डब्बे हैं, सही है। ये आपके सामने से ट्रेन गुजर रही है, चलती जा रही है, इसके पहिए भी हैं, ठीक है। ये ट्रेन है, ठीक है। अब दो लोग यहाँ पे खड़े हैं, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, एक ये रेड वाला बंदा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो ग्रीन वाला कर ले, बल्कि ब्लैक वाला बंदा कर ले, ठीक है। अब होता ही है कि ये ट्रेन तो चलती जा रही है, ट्रेन नहीं रुक रही, सही है ना। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों पहले डब्बे में छलांग लगाते हैं, ये रेड वाला भी और जो है वो उसके बाद ब्लैक वाला भी, दोनों जो है ना वो पहले डब्बे में चढ़ जाते हैं छलांग लगा के, ठीक है। अच्छा जी, और ये ट्रेन गुजरती जा रही है, इसने इस तरफ जाना ट्रेन ने, ठीक है। अच्छा, जो ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला जो है ना वो जैसे ही यहाँ पे डब्बा पहुंचा, ये सेकंड स्टेज पे, ब्लैक वाला यहाँ से नीचे उतर गया, ठीक है। रेड वाला नहीं उतरा, रेड वाला जो है ना वो थोड़ा आगे जाके उतर रहा है, यहाँ पे आके उतर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि चूंकि रेड वाले ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, रेड वाले ने यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम स्पेंड किया ट्रेन के ऊपर, तो इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ब्लैक वाले ने बड़ा थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम स्पेंड किया है, तो वो पीछे रह गया है। तो ये जो ट्रेन है ये मोबाइल फेज है, तो मोबाइल फेज में जो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वो आगे चला जाता है, और जो मोबाइल फेज की बजाय स्टेशनरी फेज में, मतलब स्टेशन जो है वो स्टेशनरी था, वो मूव नहीं था कर रहा, और जो स्टेशनरी फेज पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ब्लैक वाले की तरह, वो पीछे रह जाता है। और इस जो ना वो फर्क की वजह से दोनों में क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। तो ये बेसिक थ्योरी है सेपरेशन के पीछे क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। कि इक्विलिब्रियम और उनके इक्विलिब्रियम में डिफरेंस होने की वजह से डिफरेंशियल रिटेंशन टाइम होता है कंपोनेंट इन स्टेशनरी मोबाइल फेज। रिटेंशन टाइम से मुराद है कि कोई कंपोनेंट कितना टाइम स्टेशनरी फेज में गुजार रहा है, वो उसका वहां पे रिटेंशन टाइम है, और जो टाइम वो मोबाइल फेज में गुजारेगा वो उसका वहां पे रिटेंशन टाइम है। जिसका रिटेंशन टाइम मोबाइल फेज में ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जिसका रिटेंशन टाइम स्टेशनरी फेज में ज्यादा होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा, ये पॉइंट समझ में आया है, या इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।